जी, तो नमस्कार दोस्तों। मैं अंकुर मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। कविशाला जो हिंदी पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं उसमें हिंद कविशाला संवाद का एक श्रृंखला शुरू की है जो अगले 15 दिनों तक चलेगी। उसमें रोज़ाना अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग शख्सियतों से हम बातें करेंगे। वो लैंग्वेज से रिलेटेड बातें होंगी, वो साहित्य से रिलेटेड बातें होंगी, समाज से रिलेटेड बातें होंगी। उन व्यक्तित्वों की निजी ज़िंदगी कैसी रही है, उन्होंने अपना जो जिस मुकाम पे हैं वो क्या-क्या फेस किया है, क्या-क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या-क्या अच्छाइयाँ रही हैं, क्या-क्या बुराइयाँ रही हैं, उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बिना किसी देरी के हमारे साथ हैं अजय ब्रह्मतास सर। इनका स्वागत करते हैं और आज की जो पहला जो हमारा हिंदी और हिंदी सिनेमा का जो टॉपिक है उस पे बातचीत की शुरुआत करते हैं। स्वागत है सर आपका कविशाला वार्तालाप, कविशाला संवाद के जो पहला बहुत बहुत एपिसोड है उसमें। धन्यवाद। बहुत आपने धन्यवाद, समय आपने मौका दिया। आपने समय निकाला इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका शेड्यूल हमें पता है बहुत व्यस्त रहता है। फिर भी आपने समय निकाला उस व्यस्ततम शेड्यूल से, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर शुरुआत करते हैं आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से कि आप बिहार छपरा से बिलॉन्ग करते हैं। फिर छपरा से आप जेएनयू आए, जेएनयू से चीन गए, चीन से फिर आप मुंबई आए। तो ये किस तरीके की यात्रा थी? किस तरीके से आप जेएनयू कैसे पहुँचे? आप फिर चीन कैसे पहुँचे? फिर आप मुंबई कैसे पहुँचे? अगर दर्शकों के साथ साझा कर सकें तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में या फिर हिंदी पत्रकारिता में अपना जो जीवन है वो अपना जो करियर है वो बनाना चाहते हैं। जी, तो बहुत सिंपल सी यात्रा है। मूलतः हम लोग छपरा के हैं और छपरा शहर में ही मेरी पैदाइश हुई, नाना के घर में, मतलब अपने ननिहाल में। और फिर ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पिता ट्रांसफरेबल जॉब में थे। उनके साथ मैं घूमता रहा इधर-उधर बिहार के अलग-अलग शहरों में, जी, जिसमें जो मुझे याद है वो है बगहा, अरेराज, बेतिया, और मोतिहारी। फिर इस ढंग से हम लोग पढ़ाई-लिखाई में मेरा थोड़ा-सा कम मन लगता था और जिसकी वजह से मुझे बार-बार इधर-उधर लोगों के पास, अलग-अलग गार्जियन के पास भेजा जाता था, ताकि मैं ठीक रास्ते पे आ जाऊँ। और कहीं कुछ थी दिक्कत, शायद मेरे अंदर ही रही होगी, जिसकी वजह से वो सँभल नहीं पा रहा था मैं। तो ये सिलसिला लगभग 10वीं तक चला। 10वीं पास करते-करते 10वीं में आते-आते लगभग ये हो गया कि पिताजी ने तय किया कि अब वे सुपौल जिला में बीरपुर में रहेंगे, बसंतपुर गाँव, और बीरपुर जो कस्बा है उसका, जो कोशी का हेडक्वार्टर भी हुआ करता है, कोशी प्रोजेक्ट का। जी, जी। तो वहाँ चले गए हम लोग, और इसलिए चले गए कि हमारे दादाजी के समय में वहाँ पर कुछ ज़मीनें ली गई थी, जिसको कामत कहते हैं वहाँ की भाषा में, हाँ? तो वो कामत था हमारा वहाँ पे, जहाँ पे ज़मीन वगैरह थी। तो हुआ कि उनकी देखभाल भी हो जाएगी, हम लोग रह भी लेंगे, और बाबूजी के रिटायरमेंट का समय आ रहा था, अब 5 साल 6 साल बच गया था उनका। तो वहाँ हम लोग रहने लगे। तो मुझे अपना लगता है कि किशोरावस्था एक तरीके से कह लें, और जो इंटर कॉलेज के दिन थे वो वहीं पे बीते मेरे, तो उसकी यादें बहुत ज़्यादा हैं। और मैं खुद को सुपौल जिला का ही कहता हूँ, सुपौल जिला के बीरपुर कस्बे का। तो वहाँ मैं पढ़ रहा था, और पढ़ाई में अगेन फिर बहुत ज़्यादा मन नहीं लग पा रहा था, इसलिए भी नहीं लग पा रहा था कि पिताजी, जैसा कि हर पिता की ख्वाहिश होती है कि बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने, और जो साइंस की पढ़ाई करनी पड़ती थी मुझे, और साइंस में मेरा मन नहीं लगता था। उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर ये स्थिति आई कि उन्होंने कहा अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपका तो छोड़ दीजिए पढ़ाई, आप खेती हाँ। कीजिए फिर। तो मैं खेती करने चला गया। मैं खुश हो गया कि चलो पढ़ाई से पिंड छूटा। 1 जी, साल तक लगभग खेती की मैंने, लेकिन खेती का काम मुझे ज़्यादा और मुश्किल और जटिल लगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा, पढ़ाई करूँगा। लेकिन पढ़ाई जैसे-तैसे होती रही, बहुत अच्छी नहीं रही। अच्छे डिवीज़न नहीं मिले, और चूँकि विषय मेरा पसंद का नहीं था। लेकिन
एक अभ्यास ये हो गया था कि चूँकि मेरे पिताजी लिखा पढ़ा करते थे और हिंदी में लिखते थे वो, हिंदी की पत्रिकाएँ घर में आती, और मेरी जी, बहुत रुचि थी दिनमान और ये सारिका, इस तरह की पत्रिकाएँ थी। तो वो मैं पढ़ा करता था, उसकी वजह से हिंदी लिखने की मेरी आदत अच्छी हो गई। तो उन्होंने मुझे अपने एक मित्र के पास भेजा जो दरभंगा में प्रोफ़ेसर थे, डॉक्टर रामधारी सिंह दिवाकर, जो हिंदी अच्छा, के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और अभी पटना में रिटायर हो कर के। उनके पास भेजा गया कि आप देखिए इस बच्चे का क्या हो सकता है और इसकी हिंदी अच्छी है। ख़ैर उन्होंने अपने वार्ड पर मेरा एडमिशन करवाया और दरभंगा के वन ऑफ द टॉप कॉलेज में, सीएम कॉलेज में थे वो। और सीएम कॉलेज में मैं जब गया तो एक तो उनका शिष्य होने की वजह से, उनके साथ रहने की वजह से, और फिर वहाँ जो मेरे मित्र मिले, उनमें से एक अमिताभ हैं जो अभी हिंदी के कवि हैं और जी, दरभंगा में रहते हैं, हिंदी के स्थापित कवि हैं वो। तो अमिताभ बच्चन अमिताभ, साहब। जी, हाँ, अमिताभ बच्चन, जी। जी। मैं अमिताभ बच्चन इसलिए नहीं कहता हूँ कि लोगों को गलतफ़हमी ना हो जाए कि अमिताभ बच्चन मेरे वो भी क्लासमेट थे। कविशाला से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छी कविताएँ भी लिखते हैं वो। जी, 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 जी। जी, तो वो मिले मुझे और उनके साथ और 2-3 दोस्त मिले। तो दरभंगा की ये संगत मेरी बहुत अच्छी रही और कहते हैं संगत से गुण आते, संगत से गुण जात। तो हाँ, मेरे वहाँ पे संगत से गुण आया मेरे अंदर, और गुण ऐसा आया कि मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, हाँ? और तीसरा पोज़ीशन मिला मुझे इन हिंदी ऑनर्स में। तो उसके अरे बाद वाह! से जी, मेरे फिर पंख निकल आए और फिर अमिताभ, मैं, एक और मेरे दोस्त हैं चंद्रप्रकाश झा, जो बहुत ही एक्टिव हैं। सॉरी, हाँ, चंद्रप्रकाश झा, हेलो? जी, आ रही है आवाज़ आपकी। जी, हाँ, तो चंद्रप्रकाश झा बहुत ही एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर और वो यूएनआई में थे, अभी भी लिखते हैं काफ़ी वो। तो हम तीनों ने एक रात फैसला किया कि हम लोग को अब दरभंगा हमारे लिए छोटा हो गया है, हाँ? और हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए और हम लोगों को 1 मिनट में ज़रा फ़ोन काट दो, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो ये होता रहेगा। चलिए मैं देखता हूँ फिर आएगा तो मैं जी, ठीक है, कोई देखूँगा। नहीं। हाँ, हाँ, तो हम लोगों ने फैसला किया कि अब हम लोग, दरभंगा छोटा हो गया है हमारे लिए और हमें दिल्ली जाना चाहिए और दिल्ली में जेएनयू जाना चाहिए। जी, तो ये तय करके हम लोग जेएनयू आ गए। जेएनयू में मैं 21 जून को 1980 में जेएनयू आया था और जेएनयू आने के बाद से वहाँ दाखिला मिला, दाखिला मिल गया हमें, दाखिला हम तीनों को मिल गया था और मैं हिंदी में गया, हिंदी पढ़ाई की मैंने और लगभग 6 साल वहाँ पढ़ाई की मैंने, जिसमें एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी कर रहा था, लेकिन तभी कुछ नामवर जी हमारे गुरु थे, नामवर सिंह, हाँ, उनसे राजनीतिक वजह से हमारा कुछ मतभेद हो गया और हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल मुद्दों पर अलग, मतलब कह लें कि एक झगड़े जैसी स्थिति नहीं हुई, लेकिन वे मुझे नापसंद करने लगे। तो ये तय हो गया कि अगर वो नामवर जी नापसंद करते हैं तो आप अध्यापक नहीं बन सकते। ये था अच्छा, उस समय और बाद में भी रहा। तो ख़ैर ये स्थिति हुई तो मुझे लगा कि अब क्या कर, पीएचडी कर रहा था मैं। इसी बीच में मुझे चीन से एक ऑफ़र मिल गया और चाइनीज़ एम्बेसी में भी थोड़ी जान-पहचान थी, आता-जाता था मैं, तो वहाँ से फ़िल्में-विल्में देखने जाते थे हम लोग। तो हाँ, वहाँ से पता चला और मेरे एक दोस्त जो वहाँ से चीन से वही काम करके लौटे थे जिस काम पर मुझे जाना बुलाया। वो था चीन के फ़ॉरेन लैंग्वेज प्रेस में ट्रांसलेटर का जॉब अच्छा, और साथ ही चीन सचित्र एक पत्रिका होती थी जो सोवियत भूमि जैसी पत्रिका थी। तो चीन सचित्र का संपादन या कह लें सलाहकार, ये दोनों ऑफ़र थे तो मैं चला गया वहाँ पे। और शुरू में तो गया था साल 2 साल के लिए कि वहाँ रहूँगा फिर चला आऊँगा। साल 2 साल रह के अपना अनुभव लेकर के। और चीन जाने का एक आकर्षण था, चूँकि हम लोग लेफ्ट वाले थे और सीपीएम के थे, एसएफआई के थे, इस जी, वजह से तो मैं वहाँ पहुँचा और 2 साल के बजाय मैं वहाँ 6 साल रह गया। 6 साल रहने के बाद से फिर ये हुआ कि नहीं अब चलना चाहिए, वापिस आना चाहिए।
तब तक मेरी पत्नी जो मेरे जाने के समय कलकत्ता में थी, फिर दिल्ली आई, फिर बॉम्बे तब तक आ गई थी। बॉम्बे में उनको अच्छा जॉब मिल गया था इंडियन ऑयल में। फिर मैं वहां से लौट आया और फिर हमने बॉम्बे की जिंदगी अपनी शुरू की 91 से। और 91 से लेकर 99 तक 8 साल मैंने बॉम्बे में जी। फ्रीलांसिंग के उन दिनों में मैंने एक सिर्फ रॉकेट साइंस पर नहीं लिखा होगा मैंने, बाकी लगभग सभी विषयों पर लिखा मैंने। खान पान, पर्यटन से लेकर के फैशन, सिनेमा, टीवी, साहित्य, समीक्षा, तमाम चीजें जो एक फ्रीलांसर को करना पड़ता है। हाँ। और फिर ये हुआ कि 99 में मुझे एक जॉब का ऑफर मिला और दैनिक जागरण से, और दैनिक जागरण में चला गया मैं। दैनिक जागरण में 2 साल रहा, उसके बाद दैनिक भास्कर में चला गया। दैनिक भास्कर में 5 साल रहा, फिर लौट के आया जागरण। उसके बाद जागरण में लगभग 12 से 13 साल रहा और वहां से मैं रिटायर कर गया। जब रिटायर किया तब मैं उनका फिल्म संपादक हुआ करता था। अब मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, सिनेमा हॉल, जो जी। माहौल का माहौल, सिनेमा हॉल। हाँ, CINEMAHAUL। जो लोग सुन रहे हैं और या देखेंगे जी, उनके लिए कि ज़रूर अगर वो पढ़ें और आए ज़रूर देखें। जी। तो देखें वहाँ और आए। और मैं वहाँ यही बात कहता हूँ कि हिंदी सिनेमा पर हिंदी में बातें। और मैं लगातार इस कोशिश में हूँ, 98 99 से मैं फिल्मों पे लिख रहा हूँ सक्रिय तरीके से। और हुँ। मेरी ये कोशिश है कि हिंदी में फिल्म पत्रकारिता थोड़ी विकसित हो और एक खास प्रणाली बने, उसकी एक सिस्टम बने जिसमें थोड़ा कह लें कि एक अध्ययन हो। गंभीर लेखन जैसी कोई बात नहीं होती है। मैं इसको नहीं मानता कि मैं गंभीर लेखन करता हूँ और दूसरा कोई हल्का लेखन करता है। हम सब कोई अपनी समझदारी से लेखन करते हैं, और वो समझदारी जितनी विकसित होगी, जितनी अधिक जागरूक और जानकारियों से भरी होगी, उतना अच्छा विश्लेषण होगा। और अब जो मेरी फिल्म पत्रकारिता है उसमें मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि इसमें जेएनयू का ही योगदान है। जो सामाजिक राजनीतिक समझ मेरी मिली है वहां से, और खास करके लेफ्ट में रहने की वजह से उस जानकारी का ही उपयोग मैं यहाँ करता हूँ। और उसकी वजह से एक अलग किस्म की राइटिंग लोगों को दिखती है, उसमें लोगों का अपना कंसर्न दिखता है, अपनी चिंताएं झलकती हैं उसमें। और इसलिए शायद मैं पसंद किया जाता हूँ और लोग पढ़ना चाहते हैं। और बाकी आप बातें शुरू करें तो और भी बातें होंगी। संक्षेप जी। में मेरा नहीं, जीवन पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा है आपकी। आपकी छपरा से लेके फिर मुंबई तक की जेएनयू रहा, उसमें फिर चीन की यात्रा रही। मैं आगे की जो बातें वो शुरू करने से पहले एक छोटा-सा शॉर्ट ऑडियो है, वो मैं साझा करना चाहूँगा। जी। ओह! ये कहाँ से मिल गया आपको? ये ऑनलाइन था और ये ज़रूरी था मेरे हिसाब से। आज तो मैं इसको काफ़ी मैंने रिसर्च करके निकाला है। अरे! इसमें ऑडियो नहीं आ रहा है लेकिन। आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही इसकी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं आई आवाज़। आई थिंक ऑडियंस के पास आ रही थी बाहर।
ओके, मुझे नहीं सुनाई पड़ी, खैर हाँ हाँ। चलिए। तो क्या सर कहा उन्होंने, क्या बातें थी उसमें? जो आपका एक पत्र उन्होंने जब सर बीमार थे उस टाइम पे एक पत्र शायद लिखा था आपको उन्होंने, हाँ हाँ इरफान हाँ। खान सर ने, उस पत्र की जी कुछ पंक्तियां थी। तो उस पत्र से क्या मैं बेसिकली आप से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि 1991 में मुंबई आप पहुंच गए, जी आपका जो इरफान सर से एक कनेक्शन है वो बहुत कह सकते हैं उसको तो बहुत गहरा है कि शुरुआत से आप उनके साथ में थे। तो जी जी। हम सभी उनको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं कि उनकी जो यादें हैं, उनकी मूवीज हैं, हर हर तरीके से हर चीज को मिस कर रहे हैं। आपकी कुछ यादें रही हो उनके साथ में शुरुआत की, या फिर जो लंबी यात्रा थी आपकी उनके साथ में, या शुरुआत कैसे हुई, कैसे मिले आप उनसे, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, अगर कुछ साझा कर पाए आप। इरफान के साथ हाँ, वो जिक्र मैं भूल गया कि जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था तो मैं लिखा करता था। अभी जैसे फिर से मैं एडिट पेज पर लिखता हूँ कभी कभी। नवभारत टाइम्स में 20 सालों के बाद फिर से लिखा है मैंने 2-3। आज भी एक पीस आया है मेरा एडिट पेज पे, वो फिल्मों अच्छा। से संबंधित है। जिसमें सुशांत के बिहारी पहचान छिपाने के ऊपर मैंने लिखा है कि जिस व्यक्ति को लेके पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, जिसके बिहारी होने को बिहार सरकार इतना उत्तेजित है और आंदोलित है, वो व्यक्ति खुद अपने जीवन में, जीवन काल में बिहारी की पहचान से छिपाता रहा खुद को। और ये हम्म। मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे उनके साथ, जो मैंने वहां लिखा और स्पष्ट किया इसको कि मरणोपरांत उनको जो बिहारी पहचान मिली है, लोकप्रियता मिली है, हाँ। उसके पीछे कुछ राजनीतिक तत्व हैं। बेहतर होता है कि हम लोग कलाकार सुशांत की बात करते और कलाकार सुशांत के योगदान पर चर्चा करते, लेकिन वो सारी बातें गौण हो वो गई है। खैर, वो वो एक खत्म, अलग जी। विषय। जी। हाँ, तो मैं लिखा करता था वहाँ और राजनीतिक मुद्दों पर तब लिखता था मैं। लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि उस समय भाजपा सरकार आ गई थी और उसमें सारे संपादक आज की तरह ही बदल दिए गए। तो जो भाजपा के समर्थक ज्यादातर थे लोग, वो आ गए, तो उन्होंने मेरे लेख छापने बंद कर दिए। फिर मेरे सामने समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। उसी समय फिर ये फ्रीलांसिंग मैंने शुरू की बहुत जबरदस्त तरीके से। तब इरफान ने ही मुझे, इरफान को मैं जानता था पहले से, और इरफान और मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे बहनोई लगेंगे, ईशान, ईशान त्रिवेदी, अच्छा। वो दोनों सीनियर जूनियर थे एनएसडी में। तो उनके जरिए उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि इरफान मुझे हमेशा भैया कहते थे, नाम से भी नहीं बुलाते। हाँ, तो भैया आप फिल्म जर्नलिज्म शुरू कीजिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, मतलब एक्टिव हो जाइए। लिखता तो मैं तब भी था छोटे मोटे छिटपुट रूप से लेख, संपादकों के कहने पर। फिर मेरा ध्यान गया, मैंने उनसे बहस भी की कि मैं क्यों लिखूं यार, यहाँ कहाँ कायदे के लोग हैं, फिल्में क्या बनती है, अच्छा। हाँ, जो सर एक मैं आम धरना। हाँ एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि आप में शुरुआत में ऐसा होता भी था कि ऐसी मानसिकता या दिमाग में ऐसा चलता था कि जो भी फिल्मी दुनिया है उसको बहुत गलत तरीके से लोग लेते थे, मतलब उत्तर भारत में तो लेते थे शुरुआत में, जी। है ना, ऐसी हाँ कुछ तो धारणा रही। जी। जी वही धारणा मेरे अंदर भी थी। जो पत्रकार, अच्छा, दूसरे पत्रकारिता का जो स्तर है, और अमूमन जैसी पत्रकारिता चलती है हिंदी, उसमें ज्यादातर अनुवाद चलते हैं और चोरी चलती है। हाँ। अब जाकर के पिछले 5 सालों में सब जगह रखे गए हैं स्टाफ, लेकिन उनसे भी क्या करवाया जा रहा है हिंदी पत्रकारिता में, ये देखने की जरूरत है। और जो बुरी हालत है, खैर उसमें नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप कर लीजिए, और मैंने मना भी किया कि यार इन लोगों के इंटरव्यू करने पड़ेंगे जिन जारी नहीं है, उन लोगों से हाँ। बात करनी पड़ेगी, मैं क्या बातें करूंगा। और फिर मन के कोने में कहीं ये था कि फिल्म जर्नलिज्म करने के लिए मैं जेएनयू में मतलब पीएचडी कर रहा था, एमफिल कर रहा था। क्योंकि अमूमन फिल्म पत्रकार जो मिले थे मुझे अपने यहाँ बॉम्बे प्रवास के दिनों में, वो सब कह लें कि बहुत ही कम पढ़े लिखे और ज्यादा दुनियादार, उस तरीके सामाजिक जागरूकता उनके यहाँ नहीं थी, राजनीतिक जागरूकता नहीं। तो मुझे लगता था हाँ। इन्हीं के बीच घूमना पड़ेगा। तो मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि अच्छे लोग भी हैं। और मुझे बहुत अच्छी तरह, और सबको मालूम है इस बात का, कि उन्होंने मेरा परिचय बासु भट्टाचार्य से करवाया। अच्छा। बासु भट्टाचार्य जिन्होंने तीसरी कसम और दूसरे अनुभव जैसी फिल्में बनाई हैं। तो फिर बासु भट्टाचार्य से मैं लगातार 5 दिन तक मिलता रहा, 5 दिन अलग अलग समय पर जाके।
और फिर उनका एक लंबा इंटरव्यू किया था मैंने, जो मेरा कह लें कि कायदे से पहला फिल्मी इंटरव्यू है जो जनसत्ता के सब रंग में छपा था, कवर स्टोरी बनी। और अच्छा। फिर वहां से मेरी रुचि बढ़ी और इस तरीके से इरफान से मेरा संपर्क बना रहा। हम सभी जानते हैं कि इरफान पहले आए जब एक आध फिल्में उन्होंने की थी, उसके बाद से यहाँ मोस्टली टीवी सीरियल कर रहे थे वो। चाणक्य कर रहे थे, चाणक्य, चाणक्य हाँ। का जी। भारत एक खोज भी किया था भारत उन्होंने। एक खोज। हाँ, तो चाणक्य के दिनों में क्या हुआ कि मैं चाणक्य का मीडिया संयोजक था। अच्छा। तो वहाँ और भी परिचय, लोग मिलना-जुलना हुआ। उसके बाद से वो कहीं न कहीं मेरे जीवन से बहुत आदर सम्मान करते थे हमेशा, जिसकी वजह से उनसे लगातार मेरी मुलाकातें, बातें होती रहीं। और मैं उसको इस तरीके से, मैंने अभी नॉट नल से मेरी किताब आई है, इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए। यह हाँ। किताब नॉट नल पे जी। अवेलेबल है और उसमें मैंने उनके जितने इंटरव्यूज़ मैंने किए थे, बड़े इंटरव्यू, छोटे-मोटे नहीं, जो अमूमन 8,000 9,000 शब्द के हैं, वो सारे इंटरव्यू संकलित किए हैं। तो उस इंटरव्यू में जाकर के आप देखें तो मेरा और इरफान के परिचय का उसमें अंदाजा लगेगा। और ये चिट्ठी जो उन्होंने लंदन से मुझे भेजी थी, जिसको मैंने सार्वजनिक किया था उनके कहने पे ही, ताकि उनके प्रशंसकों को सही जानकारी मिल सके। क्योंकि तब मीडिया में उल्टी-सीधी खबरें छप रही थी और ये कि उनको किस तरह का कैंसर हुआ है, क्या हुआ है। तो उसमें उन्होंने बीमारी का नाम भी लिखा था और ये भी बताया था कि वो किस मानसिक अवस्था में हैं, किस स्थिति से गुज़र रहे हैं। और जी। वो बहुत ही कह लें भावपूर्ण और हृदय विदारक पत्र था। बहुत हाँ, लोग उस बहुत पत्र को इमोशनल था। जी। रोए भी। और मैं भी अब आज भी उस पत्र को मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ तो मेरी आँखें गीली हो जाती है। वैसे भी इरफान का ज़िक्र आ जाए तो मैं थोड़ा रूंधने लगता हूँ, गला वही हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इरफान का प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहा। और अगर वो किताब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे 2 चिट्ठियाँ ऐसी भी मैंने दी हैं, अपनी निजी चिट्ठियाँ, जो इरफान ने मुझे एक तो बीमारी के दौरान, जब उन्होंने पहली बार मुझे बीमारी की सूचना दी फ़ोन पर, वो वीडियो मैसेज के थ्रू दिया था। क्योंकि हाँ। उसके पहले मैं भी अखबारों के थ्रू जो जानना था वो मैं जानता था और मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछा था उनसे जानबूझ के। क्योंकि एक आदमी बीमारी से जूझ रहा है और फिर उसे क्या पूछूँ कि अभी तबीयत कैसी है? क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी जहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते जी। और वो विदेश में थे। तो उन्होंने खुद ही बताया कि वो क्या स्थिति है और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। फिर मेरा संपर्क बना रहा लगातार उनकी बीमारी के दौरान। और मैं कहता भी हूँ कि मैं उनसे मज़ाक किया करता था कि अ, सॉरी, मैं मज़ाक किया करता था और उनके जो छोटी-मोटी फ़िल्में हैं, सीरियल हैं, उसके फ़ोटोग्राफ सब मेरे पास थे, तो वो मैं भेज दिया करता था उनको कि ये किसका है बताओ, याद है तुम्हें? और आपको जी। आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति की खूबी है, उस कलाकार की खूबी है कि उन्हें अपने किए हुए हर काम, वो काम चाहे सराहा गया हो या घटिया हो गया हो, क्योंकि कई सारी फ़िल्में होती हैं जो उस स्तर की नहीं बन जी। पाती हैं। लेकिन उनको अपने सारे किरदारों के नाम तक याद रहे। और ये किसी भी कलाकार की मैं सबसे बड़ी संलग्नता समझता हूँ। मैंने बम्बई में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, लोगों को अपने किरदारों के नाम नहीं याद हाँ, नहीं याद रहता मुझे। रहते। इसलिए नहीं याद रहते कि वो मशीनी काम होता है उनका। गए, हाँ यार बताओ क्या शॉट है, देना है, क्या देना है, ये चले यार। हाँ। लेकिन इरफान को सारे किरदार याद रहे। तो वो संपर्क मेरा हमेशा रहा है इरफान के साथ। और फिर इरफान का एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू उस किताब में भी है और न्यूज़ लॉन्ड्री ने छापा था, जो कि इरफान और उनकी पत्नी सुतपा हाँ, दोनों उनका ने मिलना मिल कैसे के हुआ? बातें जी। की थी। जी, जी। अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, प्रेम के बारे में, परिवार के बारे में। वो बहुत ही आई ओपनिंग इंटरव्यू एक तरीके से, सहजीवन का। एक आधुनिक दंपति किस तरीके से एक-दूसरे को स्पेस देते हुए रहे और एक-दूसरे का मदद करे, एक-दूसरे के विकास में, उसके लिए वो इंटरव्यू पढ़ा जाना चाहिए, जी, बार-बार। ज़रूर। जी, किताब जहाँ और वो जी, इंटरव्यू इरफ़ान सर की जो भी वो आपकी बुक है, वो सब लोगों को पढ़नी चाहिए, जो लोग भी देख रहे हैं।
और वो आर्टिकल जरूर हम अपने कविशाला से भी शेयर करेंगे, आपका जो न्यूज लॉन्ड्री वाला ब्लॉग है, मैं भी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, वो काफी जी जी भावुक है तो जी। जी जी जी। तो ये सर सारी चीजें नहीं तो इरफान ही नहीं, मेरा तो मतलब मैं बार बार इस बात के लिए मैं बदनाम नहीं हूँ थोड़ा सा, कि उत्तर भारतीय कलाकारों, खास करके हिंदी भाषी कलाकारों के लिए मैं अतिरिक्त प्रेम रखता हूँ। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आप मुझे पक्षपात करने वाला कह सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा जो अंडरडॉग कह लें, मैंने जो हमेशा कह लें उधर से आने वाली प्रतिभाएं, उनको हमेशा ज्यादा महत्व देता रहा और मानता रहा कि इन्हें, इनका जो पोटेंशियल है, इनकी जो संभावनाएं हैं, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, उसका सही मूल्यांकन होना चाहिए। इस वजह से मनोज बाजपेयी हो, मैं तो अखिलेंद्र मिश्र का भी नाम लूंगा, अखिलेंद्र मिश्र हो या और भी कोई हो, सबके साथ आज नए पंकज त्रिपाठी हैं, राजकुमार राव हैं, इवन सुशांत सिंह राजपूत। आपको आश्चर्य होगा, सुशांत सिंह राजपूत का एक जिक्र आ रहा है बार बार। मैं जी। बताऊं कि जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी काय पूछे, तो इरफान ने मुझे मैसेज दिया था कि भैया आप उससे मिलेंगे जरूर, तो आप उसको बताइएगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया और हम्म। वो संभल के रहे तो बहुत अच्छा आगे जाएगा। ये उनकी पंक्तियां थी। और मैंने ये पंक्तियां जब मिला में सुशांत से, सुशांत को दिखाया मैंने, आप सुशांत की खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि एक पहली फिल्म के कलाकार को एक स्थापित और अपने ढंग का विख्यात कलाकार पहली फिल्म को बगैर जान पहचान के उसको अप्रिसिएट कर रहा है। तो ये इरफान की खासियत थी। ऐसे ही राजकुमार राव के बारे में उन्होंने कहा था। राजकुमार राव को भी जब देखा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक जिस पेशे में हूँ, नए कलाकारों से मेरी मुलाकात जल्दी हो जाएगी, उनकी भी बाद में हुई होगी और उनके साथ भी उनका कॉर्डियल रिलेशन रहा होगा। तो ये सारी खूबियां थी और ये सब में पाता हूं मैं, मनोज में है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी में है। नवाज सिद्दीकी को मैं पिपली लाइव के पहले के दिनों से जानता हूं और लगातार उनके साथ रहा मैं। और एक मेरी आदत है, जो अगर लोग जैसे ही मशहूर होते हैं तो मैं पीछे चला जाता हूँ, फिर मेरी कोई उनसे ज्यादा दोस्ती नहीं रह जाती। मैं तो अपनी तरफ से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता, क्योंकि उसके बाद से फिर मेरा ये मानना है कि वे पेड़ हो जाते हैं, पेड़ होने के बाद उनको किसी भी प्रकार के जी। कह लें कि संरक्षण या मदद की जरूरत नहीं होती। हाँ, मैं अपने तय जरूर उसको शब्द दे सकता हूँ कि मैं अपने हिसाब से उनके प्रतिभा को और उनको मिल रहे मौके को संवारने की कोशिश करता रहा हूँ। आज भी कोशिश करता हूँ कि कोई भी नई प्रतिभा अगर मुझसे संपर्क करे और राय मशविरा ले, तो जरूर मैं अपनी कुछ अनुभव से चीजें बताता हूँ। और चूंकि एक सीरियस अध्ययन रहा है सिनेमा का, इतिहास का, लोगों के व्यक्तित्व का, इसलिए कुछ मेरे अपने निष्कर्ष हैं इस पत्रकारिता के अनुभव से और फिल्म जगत के बारे में, जो मैं सबको शेयर करता रहता हूँ, जो भी मुझसे बात करे। तो इस हिसाब से कई बार उनको फायदा भी होता है, उससे बहुत फायदा होता है। सुशांत भी का भी, मैं फिर सुशांत आ रहे हैं, सुशांत ने एक बार जब वो परेशान थे काफी, मेरा ख्याल है धोनी के बाद, तो हम्म। उन्होंने बुलाया था मुझे और मैं 2.5 घंटे उनके साथ सिर्फ बैठा रहा उनकी बातें सुनने के लिए। क्योंकि हमें बम्बई फिल्म इंडस्ट्री सब कुछ देती है, यहाँ कंधा नहीं देती है और कान नहीं देती है लोगों को। बहुत बड़ी बात है जी, कंधा नहीं देती है, कान नहीं देती है। हाँ, तो आप सच बात है जी। सुनाने और बताने के लिए कोई नहीं होता है, जहाँ अपना खुशी शेयर करने सब कोई आता है। क्योंकि कहा ही जाता है कि सफलता के 100 हिस्सेदार होते हैं हम्म। और नाकामयाबी में कोई आपके पास नहीं आता। कोई पास नहीं करोगे, सच बात है। जी। तो ये सारी स्थितियां हैं इंडस्ट्री की, और इसमें इसी में इसलिए अपने मजे हैं, अपना अनुभव है। इन सारी चीजों के बहुत लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा, और कोई जी। सवाल करें तो फिर हम लोग आगे बढ़े। जी, आपका शुरुआत आपने 1991 से की, उसके बाद लगभग 30 साल हो गए आपको। जी। 30 साल में कोई ऐसा एक इंटरव्यू जो आप को मतलब बहुत यादगार हो, कि वैसा इंटरव्यू मतलब होने चाहिए लाइफ में हमेशा?
मैं फिर वही एक इंटरव्यू की नहीं, मैं कई सारे इंटरव्यू की बात कर सकता हूँ। एक सीरीज मैंने की थी जो चवन्नी पर है अभी भी कुछ हिस्सा उसका। कुछ एक इंटरव्यू वहाँ है जिसमें जिसको हिंदी टॉकीज मैंने नाम दिया था और पहली सीढ़ी नाम दिया था उसको। पहली सीढ़ी में मैंने उन सारे निर्देशकों से बातें की थी जो लोग हमारे समय में या जब मैं फिल्मों में आया काम करने पत्रकारिता में तब से आए और बड़े हुए संघर्ष हम्म, करते करते। तो उनकी तैयारी से लेके पहली फिल्म तक का सफर, इसमें मैंने बहुत लंबे इंटरव्यूज किए हैं सबके, जिसमें अनुराग कश्यप हैं, संजय लीला भंसाली हैं, आशुतोष गोवारिकर हैं, विनोद विशाल भारद्वाज हैं, अनुराग बसु हैं, तमाम ऐसे लोग जो आज बड़े चेहरे हैं, बड़े जी नाम हैं। ये इंटरव्यू जब मैंने किए थे तब ये लोग इतने बड़े नाम नहीं थे, तब ये शुरुआत कर रहे थे। आज भी मुझे बहुत खुशी होती है कि अनुराग कश्यप का पहला मेजर इंटरव्यू वो मैंने किया है, अभी भी वो चवन्नी पर है और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले इंटरव्यू में से है। और जब अनुराग कश्यप मशहूर हुए तो उन पर जब विकिपीडिया बना तो विकिपीडिया ने मेरे उस इंटरव्यू से चीजें लेकर के अपने विकिपीडिया तैयार किया। ये मुझे तब पता चला जब मैंने देखा कि अचानक मेरे ब्लॉग पे क्राउड आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। फिर हाँ मैंने जब बैक जाते हैं आप और जाके पता करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो तो विकिपीडिया से आ रहे हैं। और जी फिर पता चला कि अनुराग कश्यप मशहूर हो गए हैं, वहां से लोग आ रहे हैं। तो वैसे वो इंटरव्यू है। एक और इंटरव्यू का जिक्र मैं करूंगा, वह इंटरव्यू है चवन्नी पर है, वो मेरे चवन्नी चैप ब्लॉग है मेरा, जी तो जी चवन्नी चैप पर है और वो टॉप इंटरव्यूज में से है। वो है अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू जो उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया था। हमने अच्छा तय किया था, हम दोनों के बीच बातचीत हुई थी कि हरिवंश राय बच्चन जी की का जन्म दिवस आ रहा था, उनके मृत्यु के बाद के समय बात है। और बच्चन जी तैयार हुए इस बात के लिए, खुश हुए। और आपको बताऊं मैं कि वो इंटरव्यू उनके पुराने आवास प्रतीक्षा में हुआ। अभी वो जलसा में रहते हैं जो जुहू हाँ सेंट्रल के पास, और उनका कार्यालय जनक है जो उसके पीछे के तरफ है। लेकिन उन्होंने जू जलसा और जनक में नहीं बुलाया मुझे, उन्होंने मुझे प्रतीक्षा में बुलाया। और प्रतीक्षा के आंगन में हम लोग बैठे, जहाँ एक बरामदा है, बरामदे के आगे आगे पूरा लॉन है, घास का मैदान है, जो उनका पुराना बंगला है। जो लोग बॉम्बे से परिचित हैं और प्रतीक्षा से परिचित हैं, उनको बाहर से देखा होगा उन्होंने। और वहां बैठे हम लोग और वो बात हमारी लगभग 3 घंटे चली। 3 घंटे हरि में, हाँ, और 3 घंटे में उन्होंने पिताजी के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत खुश हुए। और उस समय जिस अमिताभ बच्चन से मैं मिल रहा था, वो अमिताभ बच्चन हमारा सुपरस्टार मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन नहीं था। वो अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन का एक बेटा था जो अपने पिता के बारे में चीजें बता रहा था। हाँ उनके अंदर वही ललक कि उन्होंने वो कमरा दिखाया जहां उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, वो कमरा वैसे ही पड़ा हुआ है आज भी। इसके अलावा उन्होंने वो सारी उनसे जुड़ी हुई यादगार चीजें दिखाई, कुछ तस्वीरें दिखाई और बातें की। तो हम लोग ने मुख्य रूप से हरिवंश राय बच्चन जी के साहित्य और उनसे अमिताभ बच्चन का रिश्ता, इन पर बातें की। और वो बातचीत उन्हें खुद भी इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने ब्लॉग पर इसको शेयर किया जब वो जी, बोल बच्चन लिखने लगे। और हाँ बोल बच्चन पर शेयर किया, अपने ट्विटर पर शेयर किया उसको। और आज भी उसको वो याद करते हैं। और उनसे मेरा एक संपर्क बना हुआ है आज भी बच्चन जी से। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं चंद वैसे पत्रकारों में से हूँ जिनके संपर्क अपने समय के तमाम कलाकारों और निर्देशकों से आज भी बने हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद भी। जी अमूमन रिटायरमेंट के बाद लोगों के संपर्क टूट जाते हैं क्योंकि आपके पास कुर्सी नहीं रहती है। तो इसमें मैं यही मानता हूँ, जैसे मुझे बहुत पहले किसी पत्रकार ने, युवा पत्रकार ने पूछा था कि आप कैसे इन लोगों से संपर्क करें कि वो संपर्क उनको याद रहे। तो जो लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं, ये संघर्ष रहते हैं,
या कर रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा। 2-3 घटनाएं हैं ऐसी। जैसे एक बार मैं आमिर खान का इंटरव्यू के लिए गया, जब मैं नया आया था। और हाँ, ये मैं बताता चलूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी पत्रकारिता की स्थिति अब जाकर के थोड़ी मजबूत हुई है। उसमें कई सारे लोगों का योगदान है, जिसमें मेरा भी थोड़ा योगदान है। गिलहरी जैसा, जो राम सेतु बनाने में उसने जो मदद की थी। तो ये लोग हिंदी पत्रकारों को महत्व नहीं देते थे, और जैसा कि माना जाता है आज भी नहीं देते हैं। आज भी बहुत सारी स्थिति अंग्रेजी पत्रकारिता से हम लोग ग्रस्त हैं। अंग्रेजी पत्रकारिता का एक मोह उनके अंदर है। लेकिन उसके पीछे मैंने वजह ये देखी कि हिंदी के पत्रकार उनसे कायदे के सवाल नहीं पूछते हैं। वो पूरा डिस्कशन ढंग का नहीं होता है। तो यही हुआ, आमिर खान के पास में गया और उनके पीआरओ ने तब कहा कि तेरा इंटरव्यू नहीं होगा, कि वो नहीं बात करता हिंदी वालों से। फिर भी मैं रुका रहा। मैंने आग्रह किया कि भाई 5 मिनट के लिए मिलवा देना, सबका इंटरव्यू हो जाए उसके बाद मिलवा देना तुम। हाँ, मैं यहीं बैठा हुआ, और मैं लगातार 5 घंटे वहां बैठ के इंतजार करता रहा। फाइनली मुझे वही 10 मिनट का समय मिला, और बहुत खुशी की बात मेरे लिए रही, वो 10 मिनट का इंटरव्यू लगभग 25 मिनट चला। और उसके बाद जब उनकी लगान आ रही थी, तब उस पीआरओ का मुझे फोन आया कि आमिर ने तुम्हें बुलाया है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि आपको जो मुलाकात का समय मिलता है, जो 5 मिनट या 10 मिनट मिला, उसमें आप ऐसे क्या सवाल पूछते हैं उनसे, जो सवाल उनको याद रह जाए। क्योंकि हम हिंदी वालों को यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि हमारा लिखा हुए पढ़ते हैं। हिंदी सिर्फ अमिताभ बच्चन पढ़ते हैं जी। उनके अलावा कोई भी फिल्म कलाकार हिंदी नहीं पढ़ता है। हिंदी में बातें कर सकते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ता नहीं। तो आपके सवाल ही आपकी छवि बनाते हैं उनके सामने। आपकी प्रेजेंस, आप कैसे उनसे मिलते हैं, किस आदर सम्मान और किस लगाव के साथ मिलते हैं। अमूमन पत्रकारों का रवैया क्या होता है, किसी भी फील्ड के पत्रकारों को आप देखेंगे, आपसे भी हमसे भी कोई पत्रकार बात करने आएगा, तो उसका जो एटीट्यूड होता है वह वन अप का होता है कि हम तो तुमसे श्रेष्ठ हैं। और ये श्रेष्ठता बोध जब भी रहेगा, वो आपका नुकसान करेगा। आप वो सही इंप्रेशन नहीं। जब देश के जो माने हुए इंटरव्यूअर हैं, आप करण थापर का नाम ले लें, आप रवीश कुमार का नाम ले लें, आप और भी किसी का नाम ले लें, ये सारे लोगों के इंटरव्यू आप सुनिए। ये लोग कैसे इंटरव्यू करते हैं, कैसे अपने सब्जेक्ट का सम्मान करते हैं और फिर बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि लल्लो चप्पो करते हैं या चापलूसी करते हैं। आप उनको नापसंद सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने का तरीका होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और फिल्म पत्रकारिता तो आप जैसा जानते हैं, शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि बहुत ही लापरवाह पत्रकारिता है, गैर जवाबदेह है। यहाँ कोई भी व्यक्ति पलट कर पूछने नहीं आता है कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखा। जी हाँ, पलट कर कोई नहीं पूछता है कि क्या लिखा है, आपने गॉसिप्स लिख दिए हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जब तक आपसे भी सुना है शायद, जब तक उनकी निजी जिंदगी के बारे में कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल ना चालू हो जाए, तब तक नहीं पूछेगा आपसे कोई। नहीं, लेकिन वो अभी हिंदी वालों से नहीं पूछता वो, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदी वालों को गॉसिप भी नहीं मालूम होता है। सर, आपने 1991 या उसके पहले की भी पत्रकारिता, मुझे नहीं पता कितनी सक्रिय थी, हिंदी पत्रकारिता कितनी सक्रिय नहीं थी, अगर मुख्यतः देखें तो फिल्मों में। और अभी भी आपने जो नए पत्रकार आए हैं हिंदी अगर मैं पर्सनली बोलूं तो आपके अलावा मैं किसी हिंदी ऐसे पत्रकार को नहीं जानता हूं जो फिल्मों के बारे में हिंदी में प्रॉपर्ली लिखता हो या हिंदी में बातें करता हो। तो मतलब आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि इसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है अभी आगे इस समय पे हिंदी पत्रकारिता में स्पेशली? और आपकी पहले की क्या कंडीशंस थी, कैसी दशा थी, अच्छी थी, ठीक थी, मतलब किस?
जी। मैं तो ये मानूंगा कि हिंदी पत्रकारिता फिल्मों की शुरुआत से ही शुरू हो गई थी। अभी हाल में रविकांत जी हैं CSDS में। रविकांत जी ने अभी राजकमल पे एक बहुत अच्छा लाइव किया हुआ है, तो उनके राजकमल के फेसबुक पेज पर है वो। किसी को जी। सुनना है तो जा करके सुने वो। उन्होंने एक पत्रिका आती थी चित्रपट, अच्छा। तो चित्रपट पत्रिका के पत्रकारिता के बारे में उन्होंने वहां बातें की। और इससे पता चलता है कि पत्रकारिता तब से हिंदी में चल रही है। और जिन पत्रिकाओं के बारे में ज्यादा सुना जाता है, जो रंगभूमि हो गई और सुषमा हो गई, माधुरी हो गई, और इस तरह की पत्रिकाएं जो इंडिपेंडेंट हिंदी की पत्रिकाएं थी। बाकी जो अंग्रेजी के पत्रिकाओं के अनुवाद अंग्रेजी हिंदी में छपते रहे, वो एक अलग पूरा मसला है। उसके अलावा दिनमान, दिनमान में खूब लिखा जाता था फिल्मों के बारे में। नेत्र सिंह रावत लिखते थे, प्रयाग शुक्ल लिखते थे, विनोद भारद्वाज लिखते थे, बाद में विष्णु खरे नवभारत टाइम्स में जी। लिखते रहे हैं। हाँ, तो इन लोगों ने ब्रजेश्वर मदान बड़े आलोचक रहे हैं, बड़े समीक्षक रहे हैं। ब्रजेश्वर मदान मदान का कोई मूल्यांकन और योगदान नहीं हो पाया है अभी तक, उनके योगदान को आंका नहीं किया है। इस हाँ। तरीके से बहुत सारे लोग लिखते रहे हैं। लेकिन चूंकि हिंदी अखबारों में, मेरा ये मानना है अगर ऐतिहासिक तरीके से देखें, तो जब हिंदी अखबार रंगीन हुए ना, हाँ। उसके बाद से फिल्म पत्रकारिता अखबारों के पेज पर आई। नहीं तो वो साप्ताहिक कॉलम के तौर पर कहीं कुछ छप जाता था। और अखबारों के पेज पर आने के बाद चूंकि रंगीन तस्वीरें छपने लगी वहां पे, और वो एक आकर्षण बनता था अखबारों का, इस वजह से पत्रकारिता वहां से शुरू हुई। लेकिन जब मैंने जागरण ज्वाइन किया, उस समय तक स्थिति ये थी कि कुछ यहाँ पे भूतहा राइटर होते थे, जिसको मैं घोस्ट राइटर कहता हूँ। हाँ, हाँ। तो वो मैंने अपने संपादक संजय गुप्ता जी हैं उनसे कहा था कि ये जो नाम यहाँ छपते हैं ना, इन नामों की जानकारी जाकर के आप बंबई में लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इस नाम हाँ। के कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ। वो एक ही आदमी 5 नामों से लिखता था। वो। और तब बैंकिंग सुविधा में इतनी फैसिलिटीज थी कि आप लिखिए किसी और नाम से, चेक किसी और नाम से मिल जाएगा। अब तो अखबार वैसा कर ही नहीं सकते। अब तो हाँ। अखबार में जिस नाम से कंट्रीब्यूशन जाएगा उसी नाम से चेक आएगा। जी, बिल्कुल। तो ये सारी सुविधाएं थी, इसलिए लोग वो किया करते थे। तो ज्यादातर अनुवाद छपते थे। अंग्रेजी के 2-3 पत्रिकाएं उठा लिए। बॉम्बे दिल्ली के एक पत्रकार हैं, और बम्बई में भी 1-2 पत्रकार ऐसे रहे जिनके इंटरव्यू आप आज भी पढ़े पुराने निकाल के, तो ऐसे जिक्र होता है कि रेखा ने उनको बुलाया और रेखा आई उनके सामने बैठी। जबकि एक प्रसंग मुझे याद आता है माधुरी दीक्षित का, जी, कि बिल्कुल। माधुरी जी। दीक्षित से मेरी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि देखिए ऐसा होता है कि आपका विशेष इंटरव्यू छपता है हिंदी में, जिसमें बताया जाता है कि यह एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। हम्म, तो हम्म। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था जो आप भी याद रख सकते हैं, दूसरे पत्रकार भी। उन्होंने बताया कि आप ये बताइए कि कितनी पत्रिकाएं आपके यहाँ से निकलती हिंदी में, और कितने अखबार निकलते हैं जिसमें मेरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखे होंगे आप। तो मैंने कहा महीने में 5-10 तो आ ही जाते हैं ऐसे, और साल भर में 50-60 हो जाते होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर 60 इंटरव्यू में एक्सक्लूसिव देती हूँ, हम्म। तो 60 का मतलब हुआ कम से कम 60 घंटे। और 60 घंटे ही नहीं लगेंगे, इसमें और भी समय लगेगा। जी। और लगातार 24 घंटे तो मैं इंटरव्यू दे नहीं सकती, तो 6 घंटे में इंटरव्यू देती होंगी, 5 घंटे इंटरव्यू देती होंगी, फिर लंच होता होगा। तो आप एक सिंपल कैलकुलेशन लगा के बिठाइए कि अगर मैं 60 इंटरव्यू करती हूँ तो मेरे कितने दिन जाते जी। हैं। और अगर इतने दिन सिर्फ हिंदी अखबारों के लिए मेरे जाते हैं, तो बाकी अखबारों का क्या होता होगा। तो मैं क्या यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए आई हुई हूँ, या मैं फिल्मों में काम करने के लिए आई हूँ। तो ये स्थिति है असल में। चोरी हिंदी पत्रकारिता में काफी लंबे समय से रही। जो मैं बात कह रहा था कि जब हम लोग आए लगभग 2000 के आसपास,
या हाँ 95 के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म पत्रकारिता की वास्तविकता को बदला थोड़ा सा। पहले बहुत छिटपुट नाम थे, 2 4 5 लोग थे जो, लेकिन वो लोग बहुत गंभीर लेखन करते थे। वो विदेशी सिनेमा के बारे में लिखते थे, कुरोसावा के बारे में लिखते थे। पॉपुलर हिंदी सिनेमा के बारे में लिखने का रिवाज कम था अपने यहाँ। और हाँ चूंकि समांतर सिनेमा था, पैरेलल सिनेमा था, तो पैरेलल सिनेमा के बारे में लिखते थे। और कमर्शियल सिनेमा को हिंदी के पत्रकार शुरू में बहुत ही हेय दृष्टि से देखते थे। कमर्शियल का सत्यजीत रे से बात करेंगे, श्याम बेनेगल से बात करेंगे, लेकिन उस जमाने के कह लें कि सुभाष घई से बात नहीं करेंगे, उनके लिए सुभाष घई घटिया डायरेक्टर हुए। हम लोग जब आए तो हम लोगों ने मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों के कलाकारों से बातें की, निर्देशकों से बातें की, और इनकी बातों को एक अलग तरीके से भी पेश किया और चालू किस्म की भी चीजें की। गॉसिप भी लिखे लोगों ने, जी और गॉसिप आज भी लिखे जाते हैं। तो ये जी साथ साथ चलता रहा। और अब मुझे लगता है जो भविष्य की बात करें या लोगों को डर लगता है, मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि पत्रकारिता एक अलग ढंग से विकसित हो रही है और ये पत्रकारिता डिजिटल एज में जा रही है। समस्या ये है कि जो अखबारों के दफ्तर हैं, अखबारों के मालिक हैं, वे अपने पत्रकारों को, न सिर्फ फिल्म पत्रकारों को बल्कि किसी भी फील्ड के पत्रकार को डिजिटल पत्रकारिता के लिए तैयार नहीं करते। हाँ आप डिजिटल वर्ल्ड में काम करते हैं, कविशाला डिजिटल वर्ल्ड में काम करता है। आप देखेंगे कि आपके काम करने की शैली और नागरिक प्रचारणी सभा के काम करने की शैली, दोनों अलग में होगी जमीन जी आसमान का फर्क है। जी ऐसा नहीं कह सकते कि वो पिछड़ गए हैं, मैं ये कहूंगा कि उनकी शैली ही अलग है। आपकी शैली बिल्कुल अलग है। जी आप वर्तमान की चुनौतियों को समझते हैं, वर्तमान की जरूरतों को समझते हैं, तो वो उनको समझना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा। अभी डिजिटल जो ट्रांजिशन का पीरियड हिंदी में चल रहा है, उसमें डिजिटल पत्रकारिता का मतलब लोग समझते हैं कि आपने पहले जो अखबार के लिए लिखा था उसको वेबसाइट पर डाल दो तो डिजिटल पत्रकारिता होगी। हम्म क्योंकि डिजिटल पत्रकारिता तो इससे अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज। जी अगर और यहाँ फिर मैं कहूंगा कि जो डिजिटल पत्रकारिता में आपसे आगे हैं, जिन्होंने पायोनियर काम कर लिया है, जो अभी भी विकसित काम कर रहे हैं, उन लोगों को फॉलो कीजिए, उनको पढ़िए, जरूरी नहीं है उनको नकल कीजिए, अपनी भारतीय शैली में उसका विकास कर। दूसरा मैं एक यहाँ पे प्रसंग छेड़ूंगा, वो है कि बहुत सारे वेब पोर्टल आ गए हैं आज, हाँ आप देखेंगे, और जो अल्टरनेट मीडिया के तौर पर आए हैं। तो हर एरिया में लेकिन जी हाँ, हर एरिया में, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे कविशाला हिंदी का हुआ सब कुछ यहाँ पे, ऐसा नहीं है। अब वायर हो, क्रॉल हो, क्विंट हो, इस तरीके के जो वेब पोर्टल हैं, ये मूलतः अंग्रेजी में सोचे गए हैं। प्रिंट हो हाँ और अंग्रेजी में बना करके फिर इनका हिंदी किया गया है। और हिंदी इसलिए किया गया कि देश में हिंदी के पाठक ज्यादा हैं, जी उनको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि फिर कमर्शियल उसका एंगल है। लेकिन जब मैंने नौकरी से रिटायर हुआ मैं, और मैंने कोशिश की कि और कहाँ लिखा जा सकता है, क्या स्कोप हो सकता है, और जब इन लोगों से संपर्क किया मैंने, तो पता चला कि ये लोग इंडिपेंडेंट हिंदी राइटर नहीं रखते हैं, अच्छा फिल्मों के लिए खास करके। उनका मानना है कि हमारे फिल्म राइटर जो अंग्रेजी वाले कर रहे हैं, उसी का हम हिंदी अनुवाद कर देंगे तो काम हो जाएगा, और वही हम्म कर रहे हैं। हर हम्म जगह लगभग अनुवाद चल रहा है। तो ये जो प्रिंट पत्रकारिता में 90 के पहले की हालत थी, या 90 से लेके 95 96 तक की हालत थी, वो अब वेब पत्रकारिता में आ गई है। लेकिन वो स्थिति बदलेगी, क्योंकि आप मेरे अपने अनुभव बताते हैं कि एक अंग्रेजी का पत्रकार जब फिल्मों पे लिखता है, और एक हिंदी का पत्रकार फिल्मों पे लिखता है, एक गुजराती और मराठी का पत्रकार फिल्मों पे लिखता है,
तो उनके पूरे अप्रोच में फ़र्क होता है, उनके हाँ, उनकी प्रेज़ेंटेशन में फ़र्क जी, होता है। जी, उनकी शैली अलग होगी। जी, बिल्कुल। जी। जी, तो सर थोड़ा-सा चूँकि समय भी करीब 1 घंटा हो गया हमें बातें करते थे। बातें तो आपके पास अरे, हमें अरे! पता है इतना आपके जी, पास अनुभव है कि वो मतलब उसके लिए दिन कम पड़ जाए पूरा-पूरा उन बातों को ख़त्म करने के लिए। जी, तो हम आखिरी में 1-2 क्वेश्चंस और पूछते हैं जो मे बी नए राइटर्स हैं या नए लेखक हैं, उनके लिए थोड़ा जी। सहायक हो सकते हैं। हुँ, तो जो नए बेसिकली आपसे भी आपकी राय जानना चाहते हैं, इसमें जो नए राइटर्स हैं या फिर नए लिखने वाले लोग हैं, हुँ, उनका ना पढ़ने की तरफ रुझान कम है। जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा, आपके जेएनयू की पढ़ाई के एक्सपीरियंस बहुत काम आए आगे, हुँ, है ना? आजकल के लोगों को क्या है कि वो मतलब जैसा हम लोगों ने देखा है अभी तक कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तुरंत लिखना चाहते हैं या फिर तुरंत पत्रकारिता में मतलब अपना जो भी करियर है वो बनाना चाहते हैं। सेम वे हुँ। पे एक्टिंग में उनका जो पहले की एक्सरसाइज़ है उससे दूर भागते हैं वो लोग। जी, जी। तो ऐसा क्या आपने भी देखा है कि जिन लोगों से आप नए लोगों से मिलते हैं उनमें आपको वो सही लगे या जितने भी नए राइटर्स हैं, नए लेखक हैं, जब आपको नहीं लगता कि उनको पहले पढ़ने की या पहले एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है? नहीं, वो तो निश्चित रूप से ज़रूरत है और मैं तो अपने साथ जितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए या काम करने आए, उन जी। सभी से ये बात आग्रह करता हूँ। अभी भी मेरा भी आप सब मतलब उन सभी पत्रकारों से आग्रह है कि उनको भारत का इतिहास एक बार पढ़ लेना चाहिए। आप फ़िल्मों पे भी लिखने आ रहे हैं तो आपको भारत का इतिहास मालूम होना चाहिए। और जी। भारत का पूरा आप बिपिन चंद्रा को पढ़ लें, रोमिला थापर को पढ़ लें या किसी को भी पढ़ लें। आप अपनी रुचि से किसी को पढ़ लें। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ें, आप गांधी जी को पढ़ें। ये सब आपके बैकड्रॉप में रहेगा तो आपके बहुत काम आएगा। फिर हिंदी सिनेमा का इतिहास पढ़ें। आप हिंदी के फ़िल्म पत्रकारों से बात कीजिए। हुँ। आप एक क्वेरी कर लीजिए कभी-कभी शाला पर कि कितने लोगों को मालूम है कि हिंदी में हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखा गया है और वो हाँ। कितने लोगों ने देखा या पढ़ा है। किसी की रुचि नहीं है इतिहास को जानने में और इतिहास आप जानेंगे तो वर्तमान आपका नहीं होगा। तो वो ज़रूरी है पढ़ना और पढ़ने में फिर ये है कि आप अपनी रुचि से कुछ भी पढ़ें। मेरा तो हमेशा मानना है कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। ज्ञान जी। कभी बेकार नहीं होता। आप ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़े हों उसका तुरंत उपयोग हो जाए। अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है, अगर उसको पीढ़ियों का अंतराल ना माना जाए, जनरेशन गैप ना माना जाए, तो क्या हुआ कि पूरी सोशल मीडिया के एक्टिव होने से एक जो ट्विटर है और जो फेसबुक है, तो उसको मैं ट्विटर की वजह से ट्विटरित पत्रकारिता कहता हूँ। हाँ, तो हाँ। त्वरित ही ट्विटरित हो गया है। तो और वही कम शब्दों में लिख दो, बातें कर लो। मेरे कलीग थे, मैं उनको समझाता था, बताता था और मैंने उनको प्रेशर भी डाला कि भई आप किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू करते जाएँ, तो आप फ़ोन पे मत कीजिए। हाँ। आप जाकर मिलिए उससे। ज मिल कर के जो बात करने का आनंद होता है और अनुभव होता है और मैंने तो उनको यहाँ तक कहा कि कल को एक श्रद्धांजलि लिखनी पड़ेगी आपको किसी की, तो अगर आप मिले होंगे तो आप ज़्यादा बेहतर श्रद्धांजलि लिख सकते हैं। हाँ। क्योंकि तब आप उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बातें कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं आप कैसी बातें करते हैं, ये कोई बात हुई? और फिर जी। ये भी हुआ है कि पत्रकारिता में स्पेस कम हुआ है। हम लोग जब पत्रकारिता कर रहे थे या बाद के दिनों तक, हम लोग फुल पेज में 1 इंटरव्यू छापते थे, अखबार के ब्रॉडशीट पर या मेरा मैक्सिमम 2। जी, मेरा अगला प्रश्न उसी से थोड़ा रिलेटेड था कि आजकल जी, हो क्या रहा है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे पत्रकारिता हो, वो ना वन लाइनर या टू लाइनर में सिमट के रह जा रही है। जी, आई थिंक मैं आपसे पहले यही सेम बात कर रहा था कि आपके आर्टिकल्स बहुत लंबे होते हैं, लोग पढ़ते हैं। हुँ, तो उसका रीज़न क्या है कि लोगों तक उस तरीके से कंटेंट पहुँच रहा है कि वो बस 1-2 लाइन्स को ही पढ़ रहे हैं। अब केवल अगर फ़िल्म पत्रकारिता की बात नहीं करें, नॉर्मल साहित्य की बात करें, तो ट्विटर की जैसे बात की आपने, वहाँ पे हुँ, अगर किसी को केवल 2 लाइन मिल जा रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद कोई जो बड़े-बड़े मान लीजिए प्रेमचंद की कहानी है पूरी, हुँ, तो प्रेमचंद की 1 लाइन तो पढ़ ले रहे हैं, बट अगर प्रेमचंद की कहानी की पढ़ने की बात है,
तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको कि वो साहित्य वो जो साहित्य पढ़ना चाहता है वो एक लाइन पढ़ने के बाद उस कहानी को इग्नोर करता है कि उस तक नहीं, वो नहीं पढ़ना चाहता उसके बाद? जी सिंपल से अगर बात करें हम कविशाला पे, हम अगर 2 लाइनर या 4 लाइनर या 1 लाइनर पब्लिश करते हैं, उसमें अच्छा इंटरेक्शन आता है, यूजर उसमें अच्छे से पढ़ता है, उसको चूंकि पता चल जाते हैं सारे स्टैट्स। बट अगर सेम टाइम पे हम प्रेमचंद की कहानी, बहुत अच्छी कहानी है जो पहले किताबों में बहुत पढ़ी गई है, लोग सराहते हैं बहुत, अगर हम उस लिंक के साथ या फिर उस पूरी कहानी के साथ उसको पब्लिश करते हैं तो यूजर्स का इतना इंटरेक्शन नहीं आता है। तो नहीं, वो रीजन क्या तो है, है वो जी ना, कि लोग कम पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर वही कि ग्लैमर वाला कि 1 लाइन 2 लाइन मिल गया उतना ही इनफ है, उतना ही साहित्य है लोगों के लिए आज के? नहीं, वो तो एक तो कहा जा रहा है ना कि अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो गया, ऐसा मानते जी हैं। और खास करके नई पीढ़ी का जो 15 से 25 तक की है, 15 से 35 तक की है, और यही पीढ़ी एक्टिव रहती है हमेशा। जीवन में हाँ आप देखें, जब आप 15 से 35 के थे तो ज्यादा एक्टिव थे, तो वही आज भी होती है। अब इनका कहा जा रहा है कि अटेंशन स्पैन कम हो गया है, या हम कह सकते हैं कि उतनी रुचि का सामग्री नहीं मिल पा रही है। और ये आप सही कह रहे हैं कि मैं भी फेसबुक पर अपने किसी लेख का हिस्सा लिंक डालता हूँ और ऊपर 4 लाइनें लिख देता हूँ, तो सिर्फ 4 लाइन पढ़ के लोग निकल जाते हैं, उसी पर लाइक और कमेंट कर देते हैं। जी, लिंक खोल के नहीं पढ़ता है कोई। नहीं पढ़ रहा है कोई, लंबा साहित्य, हाँ, लंबा लेख नहीं पढ़ना चाह रहा है। जी नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो ये दिक्कत है थोड़ी सी। और ये आदत मुझे लगता है कि चूंकि डिजिटल दुनिया में हम नए नए प्रवेश कर रहे हैं, तो ये आदत बनने में समय लगेगा। मैं थोड़ा सा एक संकेत दे सकता हूँ कि ट्विटर और सोशल मीडिया पर हम सभी को अपने हिसाब से अपने हिसाब से 8-10 लोगों को मार्क कर लेना चाहिए कि इनके ट्वीट में जरूर पढ़ूंगा, ये जो हाँ भी शेयर करते हैं वो मैं जरूर पढ़ूंगा। और वो आफ्टर वाइल कुछ समय लगातार आप करने के बाद समझ लेंगे कि कौन वर्थफुल चीजें टैग करता है, वर्थफुल चीजें लिंक देता है, और कौन फालतू चीजों में लगा रहता है। जैसे मैंने तो टारगेट कर रखा है कि वे 10 लोग हैं ट्विटर पर जिनका हाँ कोई भी लिंक हो, कुछ भी शेयर किया हो, वो मैं जरूर जाके देखता और पढ़ता हूँ। तो उससे मेरी जो मेहनत है वो कम हो जाती है। अब जैसे अंकुर मिश्रा को अगर मैंने टारगेट कर लिया कि अंकुर मिश्रा का कुछ भी शेयर किया होगा तो मैं पढ़ूंगा, जी तो वो मैं आपकी चीजें खोज के पढ़ लूंगा और वहां से मुझे अच्छी जानकारी मिलेगी संक्षेप में, जिसके लिए मैं लाइब्रेरी जाता, चीजों को छानता। हाँ और वो मैं अपने फील्ड के हिसाब से चुन लिया है मैंने, या फील्ड ना भी हो, दूसरे फील्ड के लोग भी हों। पॉलिटिक्स पर कोई मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसकी राइटिंग, तो ऐसे लाइकिंग वाले राइटिंग भी जरूर पढ़ लेना चाहिए आपको। दूसरे, अगर पत्रकारिता के फील्ड में हैं आप, तो अपने विरोधी विचार वालों को भी आप चिन्हित करके रखें, तो उनके भी विचार जाने आप। जरूरी नहीं है कि वहां पे आप ट्रोल करें उनको, जरूरी नहीं है कि वहां पे भद्दी टिप्पणियां करें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए भद्दी टिप्पणियां, और ट्रोल तो होना ही नहीं चाहिए, न करना चाहिए। विरोधियों से उससे हमेशा बच्चों को, सीखने को ही मिलता है। जी 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 जी, तो वो विरोधी से विचारों का विचार, हम जो सोच रहे हैं वो हमारी अपनी समझ के हिसाब से सही है, लेकिन दूसरा जो सोच रहा है उसकी राय को अकोमोडेट कर रहे हैं हम लोग, उसकी भी बात को सुने। जी बाकी तो जो फैसला लेना है वो करेंगे ही हम। तो ये अटेंशन स्पैन जो कम हुआ है उसकी वजह से ऐसा है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं लंबे लेखों पर। जी थैंक यू सो मच। काफी आई थिंक 1 घंटे की बातचीत हो गई और काफी महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई जो लोगों के लिए काफी सहायक होंगी, काफी हेल्पफुल होंगी, जो भी पत्रकारिता में, साहित्य में। जी आ, अपना फ्यूचर, अपना अपना करियर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, टाइम निकालने के लिए। अगर कोई आखिरी संदेश अरे नहीं आप नहीं नहीं, बस कविशाला के लिए नहीं या नहीं, बस फिर यही मैं यही कहूंगा कि सब कोई कविशाला से भी जुड़े रहें, सिनेमा हॉल से भी जुड़े रहें। फेसबुक और जी ट्विटर पे मैं हूँ और उपलब्ध हूँ सभी के लिए। मैं फोन नंबर नहीं दूंगा, लेकिन वहाँ मेरा पता ठिकाना है। आप ट्विटर पे कोई भी संदेश भेजेंगे, मुझे गालियां भी भेजेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगता है। उनसे भी सीखने को मिलता है कि मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगी, कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। और संपर्क रखें। मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादातर युवा लोगों के संपर्क में रहूं और उनसे सीखूं।
मेरी तो कोशिश है कि मैं अंकुर मिश्रा को टक्कर दे सकूं और उनके मुकाबले में आ सकूं, उनके जी साथ कदम बिल्कुल। मिला के चल सकूं। अरे हाँ। सर आप ऐसे नहीं, सर मैं तात्पर्य ये कि मैं आप सभी लोगों के कंपटीशन में हूं मैं। जी, आप जी। बहुत आगे हैं सर, हम लोगों से बहुत चीजें सीखते हैं हम, आप लोग आपसे। और ऐसे ही अपनी छत्र छाया नए लोगों पे, युवा पीढ़ी है जो उस पे बनाए रखिए सर। और हम कोशिश करेंगे आपसे और बातें करें आगे, हिंदी पखवाड़े में, फिल्मों के ऊपर, फिल्मी साहित्य के ऊपर, और भी इस हम्म, तरीके के जो सेशन से और रख सके और वार्तालाप कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो और मच सर। कभी सालों जी को थोड़ा मोनेटाइज कीजिए। जी, कोशिश जारी है, और हो सकता है बहुत जल्दी कोई बड़ी सूचना आए कि प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी तरीके से कुछ फंड्स निकल के आते हैं। नहीं बहुत नहीं, जल्द। जी अभी तो सोशल मीडिया में बहुत सारी संभावनाएं बढ़ गई। जी, कोशिश जारी है जी। सर, मोनेटाइज करने की भी कोशिश जारी है, फंड्स रेज करने की भी कोशिश जारी है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद अंकुर जी और आपके थैंक साथ यू सो मच जुड़े सर। हुए तमाम लोग। और मुझे उम्मीद है कि ये कुछ लोगों के काम आएगा, और कुछ लोगों को नई जानकारियां भी मिल सकती हैं, कुछ लोगों को सिर्फ इतिहास की जानकारी मिली होगी। जी बाकी जैसा कि मैंने नमस्ते। पहले भी कहा कि मैं उपलब्ध हूँ। जी, जी नमस्कार। जी, थैंक यू।